हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि ये सेल कैसे डिस्कवर हुआ, सेल टर्म किसने क्वाइन किया। इस लेक्चर में हम लोग सेल के बारे में और डिटेल में समझेंगे कि सेल कैसा होता है, उसके अंदर क्या होता है, सेल का टाइप कितना है, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका साइंस एजुकेटर शायान अदानी। अनस्कुलिफाई में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत तरह के सेल्स होते हैं, छोटे सेल, बड़े सेल, इतने सारे सेल की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखने में सब आपको ऊपर ऊपर मॉर्फोलॉजिकली यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफरेंट लगते होंगे। यार ये तो अलग चीज़ है, ये तो अजीब किस्म का कोई कीड़ा लग रहा है, ये तो कोई रुई लग रही है। लेकिन सेल के जब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं हम लोग, तो समझ में आएगा कि इट्स ट्रू दैट सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो हर लिविंग सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट है। सभी लिविंग सिस्टम एक ही तरह के तकरीबन मिलती जुलती स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर कुछ सेल्स को हम लोग समझते हैं। ये आप देख रहे हैं, फैट सेल है। फैट सेल्स एनिमल्स में मोस्टली पाए जाते हैं, प्लांट में भी होते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर फैट सेल्स को हम लोग एडिपोसाइट्स कहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोरेज, फैट को स्टोर करना, है ना। ये रेड ब्लड सेल्स है। जब आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, तो आपको रेड ब्लड सेल्स का नाम लेना है। इसी तरीके से ये नर्व सेल है, ये आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट सेल। ये भी बहुत स्मॉल सेल होता है, स्पर्म सेल, लेकिन चूंकि सिर्फ मेल में पाया जाता है, आरबीसी सब जगह पाया जाता है, मेल फीमेल। तो आपसे कोई पूछे कॉमन सिंपल चीज बस के सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, तो आपको रेड ब्लड सेल का नाम लेना है। आपसे पूछे कि लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है, सबसे लंबा सेल, तो आपको नर्व सेल का नाम लेना है। लॉन्गेस्ट सेल होता है, काफी लंबा लंबा सेल होता है। ये हमारे बॉडी के अंदर लाखों की तादाद में पाया जाता है। सारे सिग्नलिंग का काम यही करता है। जो आपको पेन होता है, कहीं पर कांटी छू दिया, कोई गर्म चीज छू दिया, ठंडी चीज छू दिया, तो आपको जो एहसास होता है कि ये गर्म चीज है, ये ठंडी चीज है, सारा नर्व सेल सिग्नलिंग पहुंचाता है ब्रेन को। ये इंटेस्टाइनल सेल है, इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो कैसे ऊपर लग रहा है कि बाल निकला हुआ है ना। तो ये छोटा छोटा विलाई होता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्मूथ सेल्स है, ये मसल्स का सेल्स होता है। ये वाइट ब्लड सेल है, जो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। जब हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया घुस गया, कोई वायरस घुस गया, इन्वेडर आ गया, आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप घूम रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे, लेकिन ये व्हाइट ब्लड सेल आपकी मिलिट्री है। ये उससे लड़ता है, अपनी जान देता है और आपके बॉडी को बचाता है। स्पर्म सेल्स तो आप सुने ही होगा। स्पर्म सेल का काम होता है, ये ओवम से फ्यूज करता है। यहाँ पर जो ओवम आप देख रहे हैं ना, फर्टिलाइजेशन करता है, इससे जायगोट बनता है, और फिर इससे हम सब बने, ये डेवलप होता है, सारा एनिमल बनता है। ये बोन सेल्स है। तो पता ये चला कि विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एक सेल होता है जिसको बोला जाता है लार्जेस्ट सेल। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट सेल कौन है, तब वहां पर आपको क्या बोलना है, ऑस्ट्रिच एग, है ना। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। और लॉन्गेस्ट पूछे तो नर्व सेल, ये आपको याद रखना है। लॉन्गेस्ट सेल का नाम पूछा जाए तो नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल का नाम पूछा जाए तो ऑस्ट्रिच एग। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इसमें बेसिक नॉलेज के लिए आपको जो है इतना याद रखना है बस, स्मॉलेस्ट सेल कौन है, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, और डिफेंड कौन करता है, ये सब चीजें बेसिक याद रखनी है। देखिए, सेल्स को जब क्लासिफाई करने की बात की जाए, यानी सेल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार से यानी डिफरेंट टाइप से हम लोग सेल को क्लासिफाई करते हैं। एक तरीका है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यूनिसेलुलर कह दिया और मल्टीसेलुलर कह दिया। ठीक है, यूनिसेलुलर कह दिया, यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम लोग इसमें डिफरेंस भी देखेंगे। और क्या कह दिया, मल्टीसेलुलर कह दिया। ये तो बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन है। ऐसे सभी सेल्स जो बस एक ही सेल है, वही सेल है, वही ऑर्गेनिज्म भी है। जैसे बैक्टीरिया एक सेल होता है, वो एक सेल है, वही ऑर्गेनिज्म भी है, वो खत्म, ऑर्गेनिज्म खत्म। मल्टीसेलुलर मतलब होता है जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बना है। हम, आप, कीड़ा मकोड़ा, छिपकली, बिल्ली, चुचुंदर, जितने तरह का ऑर्गेनिज्म है, पेड़ पौधा, सब मल्टीसेलुलर है। ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। इसमें कुछ सेल डैमेज हो जाए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म भी मर जाए, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सेल्स हैं। लेकिन जो एक सेल का है, उसकी पूरी संपत्ति वही बेचारे की, वो खत्म, ऑर्गेनिज्म खत्म। तो इस तरह से भी क्लासीफाई करते हैं। एक और क्लासिफिकेशन होता है
वो इस बेसिस पर होता है कि सेल कितना एडवांस है, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। अगर बहुत ही कह सकते हैं कि बेसिक सेल है, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, इवोल्यूशन के हिसाब से बहुत पहले आया, तो उसको हम लोग प्रोकैरियोट कह देते हैं। अगर बहुत एडवांस सेल है, बहुत डेवलप सेल है, उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं, तो कह देते हैं यूकैरियोटिक है, जो इवोल्यूशन के हिसाब से बाद में डेवलप हुआ। तो विभिन्न प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेल एक ही है या कई से मिलकर के ऑर्गेनिज्म को बनाता है, या डेवलप पहले हुआ है या डेवलप बाद में हुआ है। ठीक है, इस तरह से प्लांट का सेल है कि एनिमल का सेल है, हर तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जब क्लासिफाई करते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जब हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर, सबसे पहली बात तो आपको एकदम ये अपने माइंड में बैठाने लगी, यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब ही हो गया सिंगल, यानी जो सिंगल सेल का बना हुआ है, और मल्टी मतलब बहुत सारे सेल का बना हुआ है ना, मेनी सेल्स। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो होगा वो एक सेल का बना होगा, मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल्स का बना होगा। इस तरह जो यूनिसेलुलर होगा, एक तो ये डिफरेंस हो गया। चलिए दूसरे डिफरेंस पे बात करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो यूनिसेलुलर होगा उसकी लाइफ स्पैन कम होती है। लाइफ स्पैन की अगर बात करें, लाइफ स्पैन इसकी कम होती है, ज्यादा दिन जीवित नहीं रहता, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। एक बैक्टीरिया ऑन एवरेज कितना रहता है, 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के आसपास। फिर ये अपने यानी कि अपनी लाइफ स्पैन पूरा करके डिवाइड हो जाता है, 2 बन जाता है, 2 से फिर 4 हो जाता है, 4 से 8 हो जाता है, इस तरह डिवाइड करता रहता है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बना होता है, हम आप जितने भी प्लांट हैं, पौधे हैं, वो सब जो है उनकी लाइफ स्पैन क्या होता है, ज्यादा होता है, लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया दूसरा। एक और डिफरेंस बात करते हैं, जो यूनिसेलुलर होगा, ठीक है, उस सेल की अगर इंजरी हो गई, वो सेल अगर डैमेज हुआ तो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म डैमेज हो जाएगा। ये बात हमने पहले भी आपको बताई। इसलिए कि जो एक सेल का बना होता है उसकी कुल संपत्ति ही वही है, वो सिर्फ एक सेल नहीं, वो पूरा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसकी कुछ सेल डैमेज हो जाने से, जैसे आप गिर गए, आपका कुछ सेल डैमेज हो गया, हाथ पे आपको खरोच आ गई, इंजरी हो गई, ऐसा नहीं है कि इंसानी की डेथ हो जाए। कभी कभी ऐसा केस में होता है कि कोई वाइटल ऑर्गन इफेक्ट हो गया तो जो भाई, लेकिन ऐसे क्या होता है कि इंसान, दूसरा जानवर, कुछ सेल के डैमेज हो जाने से डेड नहीं कर होता है। तो पता चला कि तीसरे डिफरेंस की अगर बात की जाए तो तीसरा डिफरेंस ये है, यहीं पर लिख देते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि इंजरी टू सेल बराबर इंजरी टू ऑर्गेनिज्म, इंजरी टू ऑर्गेनिज्म, या आप कह सकते हैं मे लीड इन द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहां अगर मल्टीसेलुलर की बात करें तो ऐसा नहीं है, ये बात यहां पर अप्लाई नहीं होती है। यानी कि अगर सेल की इंजरी हो तो इससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेड हो जाए, ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे क्लासिफिकेशन के ऊपर। देखिए, यहां आप देख रहे हैं डेवलपमेंट के हिसाब से सेल का डिफरेंस, आपको देखिए लगता होगा इस सेल के अंदर आपको जो एरो दिखाया गया है, लेबलिंग कम की गई, और यही यहाँ पर देखिए कितनी सारी लेबलिंग है। इतनी सारी लेबलिंग क्यों है, इससे खुद समझ में आता होगा आपको कि इस सेल के अंदर ज्यादा स्ट्रक्चर्स है, इस सेल के अंदर ज्यादा मटेरियल है, और इस सेल के अंदर मटेरियल कम है। तो ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, सेल कितना डेवलप है। अगर सेल लेस डेवलप्ड है, लेस जो सेल है वो इवोल्यूशन के हिसाब से पहले आया दुनिया में, सेल के अंदर स्ट्रक्चर कम है, तो उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रो का मतलब ये होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब पुराना, प्राचीन, कदीम, प्रिमिटिव। और कैरियोट, ये वर्ड आया है कहां से, कैरियोन से। कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो देखिए मीनिंग क्या निकल के आई, प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होगा जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होगा, प्राचीन होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है
कि जब हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं, जब भी आप सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे या कहीं पर सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आपको ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर, खास करके ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। यहाँ देखिए लेबल किया गया। जब आप डायग्राम वगैरह बनाते होंगे, रफ डायग्राम ऐसे बना रहे हैं, तो बीच में ऐसे करके ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाया जाता है ना, और फिर दिखाया जाता है इसमें दूसरा दूसरा स्ट्रक्चर है, फलाना है, ये है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारी चीज़ अपना दिखा देते हैं। तो ये बीच में जो आप दिखाते हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये न्यूक्लियस होता है। और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि जब न्यूक्लियस कहा जाए तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं न्यूक्लियस में। जब भी न्यूक्लियस वर्ड यूज़ किया जाए तो इसके अंदर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आगे इसमें न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में पढ़ना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आता है, और क्या आता है, क्रोमैटिन फाइबर आता है, ठीक है, और क्या आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है, और न्यूक्लियोलस आता है। 4 चीज़ आप याद रखें। जब न्यूक्लियस कहा जाए तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। प्रोकैरियोट में क्या होता है कि सिर्फ एक ही चीज होती है। न्यूक्लियस के 4 चीजों में सिर्फ एक चीज, यानी क्रोमैटिन फाइबर, या आप क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, क्रोमैटिन फाइबर ही सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है। देखिए यहाँ क्रोमोसोम सिर्फ लिखा हुआ है, ये जो पूरा मटेरियल आप देख रहे हैं क्रोमोसोम। इसके सिवा इसके पास ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ना न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ना न्यूक्लियोलस होता है, कुछ नहीं होता। इसी वजह से इसके न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है। कुछ किताबों में या कुछ स्टूडेंट बोल देते हैं कि प्रोकैरियोट ऐसे सेल को बोलते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट है। एब्सेंट नहीं कह सकते आप, क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट होने का मतलब था कि चारों चीज नहीं होती, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता, ना क्रोमैटिन फाइबर होता, ना न्यूक्लियोप्लाज्म होता, ना न्यूक्लियोलस होता, कुछ भी नहीं होता, तो आप कह सकते थे न्यूक्लियस एब्सेंट है। लेकिन ऐसा तो नहीं, कुछ भी नहीं है, क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये बात कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल को कहा जाता है जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, या आप कह सकते हैं जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है ना। तो ये अब बात आपको ध्यान में रखनी। बाकी आप और चीज अगर ध्यान दें तो आप देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख रहा। इसके अंदर आपको जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ भी चीजें इसके अंदर नहीं दिख रही हैं। तो इन सभी चीजों को जितने भी हमने नाम लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको रफ आ जाता है, स्मूथ आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, और आपको क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्लांट में होता है, ये सभी इन सभी चीजों को कहते हैं हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल के अंदर पाया जाने वाला स्ट्रक्चर। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। तो आपको 2 बात समझ में आ गई। आपसे कोई पूछे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, आप बोलेंगे सबसे पहली बात कि प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। आप बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। कोई पूछेगा ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या है, आप बोलेंगे सेल के अंदर पाया जाने वाला मेम्ब्रेन से घिरा हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस। इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग दूसरे लेक्चर्स में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, घबराना नहीं है आपको। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डेवलपमेंट के बेसिस पर डिफरेंस है, ठीक है। और क्या डिफरेंस होता है, तीसरा डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है साइज में छोटा होगा। अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल बहुत बड़ा भी अगर हुआ, मैक्सिमम अगर गया तो 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, तो ऑन एवरेज अगर देखें तो 5 से 10 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, यूकैरियोटिक सेल 100 माइक्रोमीटर कितना बड़ा भी होता है। बस मेरी माइक्रोमीटर कितना होता है आपको बता दें मेजरमेंट के लिए, आपने 1 सेंटीमीटर तो आप जानते ही होंगे, यूज करते हैं ना अपने स्केल में 1 सेंटीमीटर। उस स्केल में अगर आप ध्यान दिए तो छोटी छोटी लकीर होती है, छोटी छोटी छोटी, तो हर 2 छोटी लकीर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का अगर आप 10 हिस्सा कीजिएगा तो 10वां हिस्सा जो है, सबसे छोटा हिस्सा जो होगा वो 1 मिलीमीटर होता है। इस तरह से 1 मिलीमीटर का अगर आप 10 हिस्सा कर दिया तो सबसे छोटा हिस्सा जो होगा वो 1 माइक्रोमीटर होता है। सोचिए कितना छोटा होता है सेल। तो मैक्सिमम जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल की साइज तो 5 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में ही रहेगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है वो 5 माइक्रोमीटर का, 10 माइक्रोमीटर का, 100 माइक्रोमीटर तक का भी हो सकता है। तो साइज में कंपैरेटिवली यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है। डेवलप भी देखें तो यूकैरियोटिक सेल ज्यादा एडवांस्ड होता है इवोल्यूशन के हिसाब से। तो चलिए ये बात भी आपको क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं।
कुछ डिफरेंस को यहाँ पर हम आपको नोट करा देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये एकदम बेसिक है। ये आपको 11 12 जब भी आपका रिश्ता बायो से रहेगा, ये चीज़ें आपको बार बार आती रहेंगी। इसको आप नोट कर लें, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने आपको बताया, शॉर्टली यहाँ पर नोट करा दे रहे हैं आपको। सबसे पहली बात हो गई कि इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ पे हम क्रॉस लगा दे रहे हैं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। और अगर यूकैरियोट की बात करें तो इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। याद रखने के लिए जो हम सारे डिफरेंस आपको बताते हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसके पास होता है। इसके पास होता है। चलिए, दूसरी बात हमने आपको बताया कि ये ज्यादा प्रीमिटिव है। यानी इवोल्यूशन के टर्म में 10th क्लास में रिटन इवोल्यूशन चैप्टर है, इवोल्यूशन से पढ़ना होता है, 12 में पढ़ना होता है। तो इवोल्यूशन के हिसाब से अगर देखें, दुनिया में सबसे पहले कौन आया? प्रोकैरियोटिक सेल से पहले आया, उससे फिर धीरे धीरे इवॉल्व होकर के यूकैरियोटिक सेल बना है। तो इवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो ये ज्यादा प्रीमिटिव है। तो ये प्रीमिटिव है, ये इसके रिस्पेक्ट में प्रीमिटिव नहीं है। इसके बाद हमने बात किया था आपको साइज की। साइज की बात किया तो ये जो है हमने बताया आपको मैक्सिमम जाएगा तो 10 माइक्रोमीटर तक। जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ था तो उसकी साइज 10 माइक्रोमीटर तक देखी गई है। और इसकी साइज की अगर बात करें तो इसकी साइज जो होती है वो मैक्सिमम अगर गई तो 100 माइक्रोमीटर तक जा सकती है। नर्व सेल वगैरह जो होता है काफी लंबा लंबा सेल होता है। ऑस्ट्रिच तो आप जानते हैं, इससे लार्जेस्ट सेल अभी बताया था। उसके बाद अगर हम लोग एग्जाम्पल्स पे चले जाएं तो उससे पहले एक और चीज बता दें आपको, जो वहां बताया था हमने आपको, कि अगर हम लोग बात करें इसकी, क्या बात कर रहे हैं, आपको हमने बताया था मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल की, यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल, फिर इसके बाद आपको बता देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल इसके अंदर एब्सेंट होगा। एग्जाम्पल कोई पूछे तो बता देगा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ तरफ दोनों आ गया, पढ़ना ये सब आपको आगे। और इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा। आपने देखा होगा डायग्राम में, इससे पहले जो डायग्राम था कि प्रोकैरियोट के अंदर जो है आपको प्रोकैरियोट के अंदर जो है आपको हमने दिखाया था जो पिक्चर, तो उसमें राइबोसोम लेबल किया गया था ना। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं होता, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल था, तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं था वो। राइबोसोम मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं होता। हमने जिसका नाम लिया आपको वो सब मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी apparatus, ये सब मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल आपको याद रखना, जितना भी बैक्टीरिया होगा, जितना भी बैक्टीरिया है पूरे दुनिया का, या दुनिया से बाहर भी रिसर्च हो रही है अगर वहां भी मिल गया तो जितना भी बैक्टीरिया है वो सभी बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जितना भी प्लांट का सेल है, प्लांट सेल, जितना एनिमल का सेल है, एनिमल सेल्स, फंजाई जितना भी है, फंजाई, सब का सब यूकैरियोटिक सेल से बिलोंग करता है। प्रोटिस्टा में भी कुछ सेल, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं प्रोटिस्टा किंगडम एक होता है, उसमें ऑलमोस्ट सेल सब यूकैरियोटिक सेल से बिलोंग करते हैं। जितना भी बैक्टीरिया होता है उसके लिए एक अलग किंगडम होता है, इसको किंगडम मोनरा बोलते हैं उसको, नाम ही उस किंगडम का किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट, उसमें सब प्रोकैरियोट ही आता है। यानी कि उसमें जितना बैक्टीरिया सब उसमें आता है, और जित आपका सारा बैक्टीरिया जो कि होता है प्रोकैरियोट, तो आप कह सकते हैं उसको किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो बातें आपको बताई गई, ये डिफरेंस बताया गया
आपको डेवलपमेंट के हिसाब से, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल ये सब तो आपको सब यूकैरियोट के अंदर आ जाएगा, है ना, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट सेल के अंदर आएगा। लेकिन अब जो डिफरेंस आपको बताने वाले हैं इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग हो जाएगा, अलग अलग कैटेगरी में चला जाएगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर जो डिफरेंस बताने वाले हैं आपको, ये बताने वाले हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। यूकैरियोट होने में तो दोनों सेम है, यूकैरियोटिक सेल दोनों है, लेकिन इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस भी है कि नहीं है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स इन दोनों में के अंदर कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं जो आपको अच्छे से याद रखने। वो डिफरेंस क्या है? आपको डायग्राम में भी देखने में लगता होगा कुछ डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस तो आ जाता है सेल वॉल का। आप अगर ध्यान दीजिए तो इसके बाहर में जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, जब भी हम लोग इसे डायग्राम बनाते हैं प्लांट सेल का तो इस तरह से बनाया, और इसके बाहर में किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है सेल वॉल, और यही चीज जो है सेल वॉल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया सबसे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल। यानी एनिमल में आपको सेल वॉल नहीं होता है एनिमल सेल के अंदर, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाया जाता है। पहला डिफरेंस हो गया। प्लांट सेल में विदाउट एनी एक्सेप्शन हर जगह आपको सेल वॉल दिख जाएगा, एनिमल सेल में आपको नहीं दिखेगा सेल वॉल। दूसरे डिफरेंस पे बात करते हैं। आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर आप देखिए, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर आपको इधर नहीं दिखता होगा कहीं पर। एनिमल सेल पे आप ध्यान दीजिए, एनिमल सेल में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखता होगा। ये मत समझ लीजिए, ये अलग चीज, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा वैक्यूल होता है, एक ही वैक्यूल होगा प्लांट में लेकिन बड़ा सा होगा, जो अपने अंदर न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। न्यूट्रिएंट आप समझते हैं ना, जैसे प्लांट ग्लूकोज बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और वाटर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब प्लांट का समझिए कि गोडाउन है ये, जहाँ प्लांट सब सामान को स्टोर कर रहा है। और इसके अंदर जो भी चीज स्टोर होती है उसका नाम रखा जाता है सेल सैप। तो प्लांट के पास एक वैक्यूल होगा, बड़ा वैक्यूल होगा, और उसके अंदर सेल सैप यानी न्यूट्रिएंट को प्लांट स्टोर करता है। एनिमल में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। एनिमल के अंदर आप देख रहे हैं कि वैक्यूल दिखाया भी अगर गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वैक्यूल को शो किया गया है डायग्राम में, तो काफी छोटा सा वैक्यूल है। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि एनिमल सेल जो होगा उसमें छोटा छोटा वैक्यूल होगा, लेकिन बड़ा कोई वैक्यूल नहीं होगा। प्लांट सेल के अंदर एक ही वैक्यूल होगा और काफी बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको दो डिफरेंस समझ में आ गया। पहला डिफरेंस क्या हुआ? एनिमल सेल और प्लांट सेल में पहला डिफरेंस सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट, प्लांट सेल में प्रेजेंट। दूसरा डिफरेंस क्या हुआ? वैक्यूल। प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल और एनिमल सेल में छोटा छोटा वैक्यूल। दूसरे डिफरेंस पे हम बात करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट, ये चीज आपको यहां पर कहीं नहीं दिखेगी क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के अंदर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि प्लांट सेल अपना फूड खुद बनाता है। प्लांट को कभी आपने देखा कुछ खाते हुए कहीं? कोई आपको ऐसे कोई शक तो नहीं? जैसे टॉय स्टोरी एक बहुत फेमस हुई थी बच्चों में, कार्टून, उसमें दिखाया जाता था कि जब बच्चा सब जो है सो जाता है तो खिलौना सब जाग गया, आपस में बात कर रहा है कि हाँ चलो कुछ प्लानिंग किया जाए, कहीं कुछ करते हैं, और जब इंसान जाग गया तो खिलौना सब जमीन पर गिर रहता है, ठीक है। यानी कि उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि एक्चुअली में जितने भी टॉयज हैं, खिलौने, वो सब पीछे में आपके काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो आपको तो ऐसा कोई शक नहीं होता है ना कि प्लांट हो सकता है मेरे पीछे में शायद कहीं ना कहीं खाता हो होटल में जाकर के, जब हम लोग के सामने ऐसे खड़ा हो जाता हो चुप से। ऐसा कोई शक किसी को नहीं है। तो प्लांट सेल को फूड की जरूरत नहीं है, फूड ये खाता नहीं है, बाहर से इंटेक नहीं करता है। प्लांट सेल अपना फूड अपने बॉडी के अंदर बनाता है, जिसको आप नीचे क्लास में, लोअर क्लास में पढ़ा होगा, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट को बस कुछ सामान दे दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड दे दीजिए, वाटर दे दीजिए, सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, ये सब हो गया, वो फूड अपने बॉडी में खुद बना लेगा। एनिमल्स के पास ये ताकत नहीं है, एनिमल्स के पास, हमारे आपके पास ये क्षमता नहीं। आपको हम CO2 दे देते हैं, देखिए हवा में CO2 है, खींच लीजिए, पानी एक गिलास पी लीजिए, धूप पर खड़े हो जाइए, आप बना लीजिएगा। क्यों नहीं बना पाएंगे? इसलिए कि आपको CO2 तो मिल गया, चलिए मान लेते हैं, वाटर भी मिल गया, चलिए मान लेते हैं, आपको जो है सनलाइट मिल गई, लेकिन आपके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, यही नहीं होता है, जिसका काम होता है सनलाइट को कैप्चर करना और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। लेकिन एनिमल के पास जो है यही चीज नहीं होने की वजह से एनिमल जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, अपना फूड वो खुद नहीं बना पाता, अपने सेल के अंदर वो फूड नहीं सिंथेसिस कर पाता है, बाहर डिपेंड है, वो बाहर से उसको फूड इंटेक करना होगा। प्लांट अपना फूड खुद बना लेता है। तो ये हो गया चौथा डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, जो प्लांट और एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
तो आपको इतनी बात पहले समझ में रिकॉल करते हैं जल्दी से पर तेजी के साथ कि सेल को जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, पहले सबसे पहला डिवीजन किया कि सेल की नंबर के हिसाब से, कि एक सेल है कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। दूसरा हमने सेल को क्लासिफाई किया डेवलपमेंट के हिसाब से, सेल इवोल्यूशन के हिसाब से पहले आया या बाद में आया, ज्यादा डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है। लेस डेवलप्ड है तो उसको हम लोग प्रोकैरियोट ने कहा, और ज्यादा डेवलप्ड था तो यूकैरियोट कहा। दूसरा हम लोग क्लासिफाई किया प्लांट सेल और एनिमल सेल के हिसाब से कि ये सेल फोटोसिंथेसिस कर पाता है कि नहीं कर पाता है, प्लांट का हिस्सा है कि एनिमल का हिस्सा है। अगर प्लांट में पाया जाता है तो प्लांट सेल, एनिमल पाया जाता है तो एनिमल सेल कहते हैं। तो ये जो बात बताई गई आपको, इसको भी हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में नोट कर देते हैं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको वो सभी बातें याद रहें। तो सबसे पहली बात तो हमने आपको बताया था सेल वॉल। सेल वॉल, इसके अंदर एनिमल सेल यहाँ पर बना हुआ एब्सेंट है और यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हमने आपको बताया था, ये हो गया पहला। दूसरे डिफरेंस पर बात करें, बताइए आप दूसरा डिफरेंस क्या बताया था? दूसरा डिफरेंस कोई ऐसा नहीं कि जो सीक्वेंस में हम बताया उसी सीक्वेंस में आप बताएं, आगे भी बता सकते हैं। दूसरा डिफरेंस बताया था हमने आपको कि इसके पास वैक्यूल जो है वो छोटा छोटा होता है। वैक्यूल जो होगा स्मॉलर इन नंबर होगा, स्मॉल होगा साइज में, और जो है मेनी होगा, बहुत सारा होगा। और अगर इसके वैक्यूल की बात करें, इसका वैक्यूल एक होगा, लार्ज होगा। ठीक है, तीसरा डिफरेंस हमने आपको बताया कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, और इसके पास जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से आप कह सकते हैं ऐसे भी कि प्लांट सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, इसके पास नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट, इस वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है और ये जो है फोटोसिंथेसिस कर लेता है। बात समझ आ गई? ये कुछ बेसिक डिफरेंस आपको जहन में रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग को डिटेल में समझना है। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन चाहे बैक्टीरिया का सेल हो, फंगस का हो, प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करने वाले किसी ऑर्गेनिज्म का हो, प्लांट का हो, एनिमल का हो, सेल मेम्ब्रेन होना ही होना है। सेल वॉल हो सकता है प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बिना कोई सेल हो ही नहीं सकता। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को भी यूनिट मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगर सेल की बात हो रही है, लिविंग सिस्टम की बात हो रही है, सेल मेम्ब्रेन भी वहां पर होना जरूरी है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, यहाँ पर आप एक इसका डायग्राम देख रहे हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लगता हो आपको। जब हम लोग किसी भी सेल का डायग्राम बनाते हैं, जैसे हमने बनाया, जैसे मिसाल के तौर पर, सॉरी, देखिए जैसे हमने बनाया एक प्लांट सेल, एक ऐसा रफ सा डायग्राम। यहाँ पर देखिए ये अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना, यही सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एनिमल सेल बनाया तो क्या किया, सिंपल वजह से बना दिया, बाहर में सेल वॉल नहीं दिखा है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया बनाते हैं तो उसमें भी जो है आपको बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है, जैसे बनाया और अंदर में इस तरह से दिखाया, और ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन हो गया, बाहर सेल वॉल हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सब जगह पाया जाएगा। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एक्चुअली में बना होता है इस तरह के स्ट्रक्चर्स का। देखिए यहाँ पर अलग से बना के दिखा रहे हैं हम इसको, एक ऐसा स्ट्रक्चर है इस तरह का, इसके सबसे ऊपर का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, अलग से इसको हम आपको लेबल कर देते हैं। ये जो पार्ट है, ये पार्ट होता है लिपिड का बना हुआ। लिपिड टर्म हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, पहले सुना होगा, जानते हो, ठीक है, नहीं सुना तो आपको बताते हैं। और नीचे का जो लेयर होती है, जो स्ट्रक्चर्स का देख रहे हैं, जो दुम की तरह निकला है, जो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे धागा की तरह निकला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं, आप कह सकते हैं इसको टेल, शॉर्ट में इसको टेल कहा जाता है, और इसको हम लोग लिपिड को बोलते हैं हेड। ठीक है, अब ये जो लिपिड पार्ट होता है, हेड पार्ट जो होता है इसका, ठीक है,
और इसका जो टेल पार्ट होता है, ये दोनों पार्ट सेल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब ये इस तरह से अलाइन हो जाता है कि बाहर का जो पार्ट होता है वो वाटर के कांटेक्ट में रहता है और अंदर का जो पार्ट होता है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है, फॉस्फोरस और लिपिड का। ठीक है, तो लिपिड पार्ट जो होता है इसके अंदर, लिपिड पार्ट या आप कह सकते हैं हेड पार्ट, एक बार अलग अलग आपको लिख के बता देते हैं। हेड पार्ट हो गया एक, और एक हो गया इसका टेल पार्ट। हेड पार्ट और टेल पार्ट, ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। तो ये पार्ट जो ऊपर की जो लेयर होती है ये वाटर के कांटेक्ट में रहती है, जिसकी वजह से इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक और इस पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन हो गया? ऊपर वाला, और हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया नीचे वाला। अब ये दोनों टर्म क्या है? तो देखिए, हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फोबिक मतलब होता है फियर या डर। तो जो अंदर वाला जो पार्ट जो होता है इसका सेल मेम्ब्रेन का, जो अंदर का हिस्सा है, सेल मेम्ब्रेन इस तरह से ऊपर नीचे, ठीक है, इसके नीचे सेल का स्ट्रक्चर सब शुरू हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब अगर यूकैरियोट है तो। और ये ऊपर का जो हिस्सा है इसके ऊपर सेल के बाहर चले गए, बीच में सेल बाई लेयर है, 2 लेयर का बना हुआ है। ये सब चीजें क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसका ऊपर का पार्ट जो है वो वाटर के कॉन्टैक्ट में रहना पसंद करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। और जो नीचे का पार्ट है, ये सब जो पार्ट आप देख रहे हैं अंदर वाला, ये होता है हाइड्रोफोबिक, यानी ये वाटर से दूर जाना पसंद करता है। तो इस तरह का सेल खुद ब खुद अपना स्ट्रक्चर बना लेता है कि अंदर का पार्ट पानी से दूर रह रहा है, क्योंकि पानी के अंदर भी सेल होता है। और अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर छोटा मोटा कोई बैक्टीरिया वगैरह भी, तो वाटर ही कॉन्टैक्ट में रहना पसंद करता है। तो बाहर भी वाटर है सेल के और अंदर भी वाटर है सेल के। तो अंदर का जो पार्ट है, जो टेल पार्ट है, वो क्या हो गया, वाटर से दूर चला गया, अपने को प्रोटेक्ट कर लिया। ऊपर नीचे हाइड्रोफिलिक पार्ट आ गया, अंदर में छुप गया हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो इस वजह से इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बाकी इसके अंदर ये आप ग्लाइकोलिपिड देख रहे हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन देख रहे हैं, टीना की तरह निकला हुआ, ये सब सेल के अंदर जो है सेल सेल अटैचमेंट में हेल्प करता है। 2 सेल को आपस में अटैच करना है, या कोई हार्मोन है जो सेल के अंदर जिसको कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करना है, तो आकर के इससे अटैच हो गया, रिसेप्टर की तरह काम करता है ना। हायर क्लासेस में आपको उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। और कहीं कहीं पर इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाया गया है ना। तो इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं या इंटेग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, जिसका काम होता है कि कोई ऐसी चीज है जिसको सेल के अंदर जाना है, लेकिन वो चीज वाटर सॉल्युबल है, यानी वो समझिए कि उसका रिलेशन वाटर से। अब अगर कोई चीज वाटर सॉल्युबल है, देखिए ध्यान दीजिए, आगे भी इस पर चर्चा भी करेंगे। वाटर सॉल्युबल कोई चीज है, उसको जाना है सेल के अंदर, तो ये नहीं जा सकता डायरेक्ट। इसलिए नहीं जा सकता है कि अंदर का जो पार्ट है वो तो हाइड्रोफोबिक है, यहां बताया आप, यानी उसको तो वाटर से नफरत है, वाटर से रिलेशन रखने वाले सभी चीजों से उसको नफरत है। वो कहां से वाटर पर जाने देगा डायरेक्ट? नहीं आ सकेगा। आप समझिए तेल की लेयर हो, आप पानी डालिए ऊपर से, तो क्या पानी तेल के अंदर जा सकता है? नहीं जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। बस मेरी तेल और पानी में आपस में दुश्मनी। तो लिपिड क्या है? उसी तरह ऑयल, ऑयल को कहते हैं, है ना। तो लिपिड जो होता है वो अंदर की लेयर में होता है, जिस वजह से वाटर सॉल्युबल चीज नहीं जा सकती। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, हमारे सेल के लिए जरूरी भी हैं, उनको अंदर जाना है, वो कैसे जाएंगे? जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज वाटर सॉल्युबल होता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना है, कैसे जाएगा? अंदर में तो बीच में वाटर से नफरत करने वाली लेयर है, नहीं जाने देगी। तो उसके लिए फिर ये बाईपास रास्ता, इंटीग्रल प्रोटीन, जहां से होकर के वाटर सॉल्युबल चीजें अंदर आ सकती है। लिपिड सॉल्युबल चीजें डायरेक्ट चली जाएंगी नीचे। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन होता है जो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन। समझिए कि ये जैसे कंट्री की बाउंड्री होती है ना, कंट्री का बॉर्डर होता है, घर की दीवार होती है, इसका काम क्या होता है? बेसिक काम प्रोटेक्शन होता है। घर हमारा किस चीज पर खड़ा होता है? पिलर पर खड़ा होता है। दीवार क्यों बनाई जाती है? प्रोटेक्शन के लिए, बाहर के एनवायरमेंट से हम बचे रहें, है ना, धूल गर्द से बचे रहें, धूप से बचे रहें। तो सेल जो है उसका जो मेम्ब्रेन है, ये आपका सबसे पहला काम प्रोटेक्शन करता है। ठीक है। दूसरा काम ये क्या करता है? जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल के अंदर, जो भी चीजें जा रही हैं, सेल के अंदर जो चीज बाहर आ रही है, इन सभी पे निगाह रखना। क्योंकि सेल के अंदर अगर कोई हार्मफुल चीज चली गई, सेल डैमेज हुआ। सेल डैमेज अगर हुआ, दूसरे सेल को भी डैमेज
वो उस सेल की वजह से हो सकता है। और एक सेल का ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसका तो बेचारा एक सेल है ही, वो डैमेज हुआ तो पूरा ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा। तो इस पे निगाह रखना, इसको क्रॉस चेक करना, क्रॉस वेरीफाई करना कि कौन चीज सेल के अंदर जा रही है, कौन चीज सेल के बाहर जा रही है, ये काम भी सेल मेम्ब्रेन करता है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है, और वो नाम क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये हुआ कि ये सिलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर जाने देगा, सिलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर से बाहर जाने देगा, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या बोल दिया? बायो मेम्ब्रेन कह दिया। बायो का मतलब होता है लिविंग मेम्ब्रेन, तो आप समझ गए सेल, ठीक है। तो ये जो होता है बायो मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है उसको कि सेल मेम्ब्रेन इस तरह से वर्क करता है, फंक्शन करता है जैसे वो एक लिविंग सिस्टम है, तो इसलिए उसको लिविंग ही माना जाता है। सेल वॉल को हम लोग डेड मानते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को हम लोग लिविंग मानते हैं, इसलिए वो सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है। बस में तो ये जो है, यहाँ तक के लिए आज का इतना लेक्चर काफ़ी है। उम्मीद आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। इसको दोबारा से आप सुनिए बार बार, ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।